गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का विज्ञान की क्लास में। तो चलिए अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। 7th क्लास साइंस में आपका पार्ट 6 चल रहा था, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हमने लगभग रासायनिक परिवर्तन जो है वो पूरा पढ़ लिया और आपको ये भी बताया था कि एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया जहाँ भी होगी वहाँ या तो कोई गैस उत्पन्न होगी या ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होगी, या फिर जैसे प्रकाश के साथ साथ ज्वाला उत्पन्न होना, अन्यथा उसके रंग में या रूप में अवस्था में परिवर्तन होना आदि में से कोई ना कोई एक घटना वहाँ पर या एक से अधिक घटनाएं वहाँ पर मिलेगी, जिनके माध्यम से हम लोग ये बता सकेंगे कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में विचार करते हैं। किस तरह के उदाहरणों के बारे में विचार करेंगे? देखिए बच्चों, आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हम देख चुके हैं कि मैग्नीशियम को जब भी जलाते हैं तो वो सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है ना बच्चों, सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है। और जो भस्म बचती है, जब उसको पानी में घोला हमने तो उससे पहले भस्म जो है उसका परीक्षण किया तो वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी एक नया पदार्थ यहाँ बना है। इट मीन्स ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। यदि कोयला जलेगा, किसी भी चीज़ का जलना, इवन कोयला लकड़ी का ही नहीं, किसी भी चीज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जब भी कोई चीज़ जलेगी तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी, अर्थात ऊष्मा निकलेगी। इसका मतलब जो है वो दहन जो है या जलना जो है वो क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में भी ऊष्माक्षेपी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निर्मुक्त होती है या ऊर्जा मुक्त होती है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें, अरुचिकर मतलब अप्रिय गैसें जो नुकसानदायक हो, उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसीलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उससे दुर्गंध आने लगती है। तो क्या हम इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है। चलिए सुरक्षात्मक आवरण क्या है वो देखते हैं। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। हम सब जानते हैं ओजोन जो हमारे वायुमंडल की एक मुख्य परत है। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, क्योंकि इसके अंदर जो ओजोन गैस है ओजोन परत में, वो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वो धरती तक यानी हम तक नहीं पहुंच पाती है और इस तरह से हम सुरक्षित हो जाते हैं। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है, यानी ओजोन गैस जो है O3 जिसका सूत्र है, वो पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके O2 में टूट जाती है, यानी नवजात ऑक्सीजन उससे बनती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो यह पृथ्वी की सतह तक पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती, क्योंकि ये इतनी तीखी रेंज वाली किरणें होती है कि इससे हमारी स्किन जल जाती है, तरह तरह की स्किन कैंसर या त्वचा कैंसर का कारण बनती है और कई एलर्जी या रोग होते हैं इससे। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है, इसीलिए ओजोन को क्या कहा गया है? सुरक्षात्मक आवरण यहाँ पर कहा गया है। चलो, संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। बच्चों, सब ने देखा है कि अगर हम कुछ देर के लिए सेब को काट के रख देते हैं तो सेब जो है वो भूरे रंग का हो जाता है। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। तो क्या यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल, यह सब रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं बच्चों। और सेब काट देते हो तो सेब में आप जानते हो लौह तत्व होता है आयरन। जब आयरन को हम नम वातावरण में या खुले में छोड़ेंगे तो वो हवा से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और हवा से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड जो भूरे रंग का जंग होता है ना पदार्थ, तो सेब को काटने पर भी वो भूरे लाल रंग की हो जाती है। इसका मतलब सेब के अंदर का आयरन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आयरन ऑक्साइड या जंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार सेब को काटकर तुरंत खा लेना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक पदार्थ है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ज़्यादा देर रखे हुए सेब को ना खाएं और तुरंत काटें, फ्रेश काटें और फ्रेश ही खाएं।
अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। सब जानते हैं कि पौधे जो हैं वो स्वयंपोषी हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो मृदा से जल और खनिज लवण लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक नया पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बनता है। पहले ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अणु वाले पदार्थ जो है वो छोटे और सरल अवशोषित होने योग्य पदार्थों में टूट जाते हैं। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। बिल्कुल किया था। क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? हाँ जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग यानी सेतु या पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखो बच्चों, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको। ये लोहा यानी आयरन Fe प्लस ये ऑक्सीजन वायु से, है ना, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है तो प्लस जल, नमी होती है वायु में, तो क्या बनेगा? जंग यानी आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, ये है आपका जंग का सूत्र है, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी वातावरण नम होना चाहिए, उसके अंदर जलवाष्प उपस्थित हो और हवा उपस्थित होनी चाहिए, ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो यानी नमी अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। तो पहली क्या करिए, ओह, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है और जहाँ समुद्र तट होता है, समुद्र तट के निकट आपको पता है कि नमी ज़्यादा रहती है हवा में। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन तथा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जाता है। ठीक है ना, किया जा सकता है। अतः इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। आप सब देखते हो लोहे की अलमारी वगैरह पेंट की हुई होती है, पेंट कर देते हैं तो लोहा जो है वो सीधे ही नम वातावरण के संपर्क में नहीं आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता वायुमंडलीय, तो इस प्रकार उस पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उसमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक, या तो क्रोमियम की या जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यशद, या एक धातु का या उपयोगी धातु का दूसरे धातु पर लेपन जो है वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं यानी गैल्वेनाइज्ड होते हैं, जिससे उसमें जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं? बिल्कुल लोहे के बनते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, यानी अगर पानी खारा होगा तो जंग जल्दी लगेगा, आपको पता है। और सागर महासागर में जहाँ जहाज चलते हैं वो तो लवणीय जल होता है, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रति वर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपने भी और मैंने भी अभी तक ऐसा नहीं देखा है, लेकिन हाँ एक अनुमान ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी आर्थिक हानि होती है हमें। तो क्या करें, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, क्योंकि पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है। लोहे के साथ कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, लोहा प्लस या तो कार्बन और क्रोमियम या लोहा प्लस निकल या मैग्नीज जैसी धातु मिलाएंगे तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। और आजकल मैक्सिमम चीज़ें या वस्तु जो है स्टेनलेस स्टील की आ रही है और स्टेनलेस स्टील के ऊपर जंग नहीं लगता है। तो ये हमने पढ़ा। आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुछ और उदाहरण हमने देखे हैं रासायनिक परिवर्तनों के। भौतिक परिवर्तन पहले ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ से आपको बताना है, बहुत सारे उदाहरण आए हैं इस वीडियो में।
ठीक है, कि जैसे जंग लगना और भोजन का पाचन, और ये सब जो है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके साथ ही आपको स्टेनलेस स्टील क्या है ये भी बताना है। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है और आगे का टॉपिक जो है हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। एक इसके साथ एक चीज़ और करनी है आपको, ये वाली जो रिएक्शन करनी है आपको, लोहे में जंग लगने की रिएक्शन जो है ना, ये करनी है यहाँ से एज ए होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, और इसका अगला पार्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।